दोस्तों नमस्कार। ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग 100 बहुविकल्पी प्रश्न आदिकाल का पढ़ेंगे और सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो मेरे पुराने व्यूअर जो ज्ञानकोश एजुकेशन पर ये मेरा वीडियो देख चुके हैं, तो इस लगभग ज़्यादातर प्रश्न वहीं से हम लिए हैं। लेकिन मेरे जो नए दोस्त हैं उनके लिए यह प्रश्न काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल नया है और पूरे आदिकाल वो इसमें कवर किया गया है। ठीक है ना? तो बहुत ही शानदार ये प्रश्न है, सब बहुविकल्पी प्रश्न है। और मेरे जो पुराने साथी हैं वो आपकी इच्छा, अगर आप दोहराना चाहें तो देखिए स्वागत है, नहीं तो आपको लगेगा कि फिर वही कंटेंट यहाँ डाला गया। तीसरी बात में मैं पहले बता दे रहा हूँ क्योंकि वह मेरे जो मेन चैनल है उस पर है और यह जो है कि मेरे नए चैनल पर डाला जा रहा है, मेरे नए व्यूवर के लिए डाला जा रहा है। ठीक है ना? क्योंकि उनके लिए तो बिल्कुल नया ही होगा। तो चलिए आइए देखिए, पहला प्रश्न है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर का समय है, कौन सा समय है आपको ये बताना है। मैं टाइमर तो है 10 सेकंड के लिए, लेकिन वह टाइमर मैं आपको नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा समय लगेगा और मैं जल्दी जल्दी पढ़ करके आपको उत्तर बताऊंगा। ठीक है ना? तो चलिए, 11वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा जानिए। सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, 14वीं शताब्दी। प्रश्न नंबर 2, राहुल सांकृत्यायन ने सरापा का समय माना है, क्या समय माना है? 769 ईस्वी या 759 ईस्वी या 765 ईस्वी अथवा 772 ईस्वी। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, 769 ईस्वी। प्रश्न नंबर 2, विनय तोष भट्टाचार्य ने सरापा का समय माना है, क्या समय माना आपको ये बताना है। 333 ईस्वी या 335 ईस्वी अथवा 332 ईस्वी अथवा 330 ईस्वी। तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही विकल्प आपका हो जाएगा ए, 633 ईस्वी, 633 ईस्वी आपका हो जाएगा, है ना। प्रश्न नंबर 4, हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान ओ दोहा में कितना दोहा संग्रहित है, आपको ये बताना है। कितना नहीं, किनका, सॉरी, किनका दोहा संग्रहित है। बौद्ध गानो दोहा में किनका दोहा संग्रहित है? तो सरापा का, या सरापा और कृढ़ाचार्य का है, या शबरपा लुइपा का है, या कणप्पा और डुम्बिपा का है, या फिर किसी का नहीं है, कोई नहीं है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए, सरापा और कृष्णाचार्य का दोहा इसमें संग्रहित है ना। नंबर 5, डॉक्टर प्रमोद चंद बागची ने इस ग्रंथ का संपादन किया है। ए, चर्यापद, बी दोहा कोश, सी वर्ण रत्नाकर, या डी योगचर्या। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ई, दोहा कोश। नंबर 6, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सराहपा में ही दिखाई देता है, यह कथन है किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या बच्चन सिंह का है, या रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, या फिर गणपत चंद्र गुप्त का है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, बच्चन सिंह का ये कथन है। आइए प्रश्न नंबर 7 हम लोग देखते हैं, सिद्धों की भाषा को सांध्य भाषा नाम दिया है, किसने दिया है आपको ये बताना है। निदत्त तथा द्वय ब्रज वज्र, लुइपा, सबरपा या सरहपा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, मुनिदत्त तथा द्वय वज्र। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 8, सबरपा का जन्म कब हुआ था, आपको ये बताना है। सबरपा का जन्म कब हुआ था? 780 ईस्वी, 770 ईस्वी, 789 ईस्वी या 783 ईस्वी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, 780 ईस्वी। प्रश्न नंबर 9, चर्यापद किसकी रचना है? चर्यापद किसकी रचना है? सरापा का है, या लुइपा का है, या डुम्बिपा का है, या फिर शबरपा का है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, सबरपा की ये रचना है। प्रश्न नंबर 10, लुइपा का जन्म कब हुआ था? लुइपा का जन्म कब हुआ था आपको ये बताना है। ठीक है ना। 770 ईस्वी या 774 ईस्वी या 773 ईस्वी अथवा 775 ईस्वी। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, 773 ईस्वी। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 11 हम लोग देखते हैं, लुइपा किनके शिष्य थे? लुइपा किनके शिष्य थे? सबरपा के, या लुइपा के, या डुम्बिपा के, या फिर सबरपा के? तो लुइपा के तो हो नहीं सकते क्योंकि लुइपा का शिष्य लुइपा हो नहीं सकता है। तो खैर इस ऑप्शन को छोड़ ही दीजिए, बाकी 3 देखिए, इसमें सही आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, सबरपा के। ठीक है ना। नंबर 12, 84 सिद्धों में किसका स्थान सबसे ऊंचा था? 84 सिद्धों में किसका स्थान सबसे ऊंचा था? लुइपा का, डुम्बिपा का, सबरपा का, या सरापा का? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, लुइपा का। नंबर 13 हम लोग देखते हैं, डुम्बिपा का जन्म कब हुआ था? डुम्बिपा का जन्म कब हुआ था? 843 ईस्वी, 848 ईस्वी, 840 ईस्वी या 845 ईस्वी?
आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी 840 ईस्वी। नंबर 14, तुम्बीपा किसके शिष्य थे? तुम्बीपा किसके शिष्य थे आपको ये बताना है। लुइपा के, विरूपा के, सबरपा के अथवा सरापा के। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, विरूपा के शिष्य थे। नंबर 15, हड़प्पा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में कब हुआ था? यानी ब्राह्मण वंश के तो थे, कर्नाटक इनका जन्म स्थान था। कब हुआ था आपको ये बताना है। ए 820 ईस्वी, या फिर बी 823 ईस्वी, या फिर 826 ईस्वी अथवा 828 ईस्वी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 820 ईस्वी। ठीक है ना। आइए हम लोग अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कौन कवि पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ था? हड़प्पा या लुइपा या विरूपा या फिर सबरपा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ए, हड़प्पा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 17 देखते हैं। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है? भारतेश्वर बाहुबली रास है, पंच पांडव रास है, या उपदेश रसायन है, या फिर श्रावकाचार है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, पंच पांडव रास। नंबर 18 में देखते हैं, पंच पांडव चित्रास के लेखक कौन है? शालिभद्र सूर्य, मुनि जिन विजय, या जिनदत्त सूर्य, या फिर देवसेन। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हो जाएगा शालिभद्र सूर्य। ठीक है ना। नंबर 19 हम लोग देखते हैं, भरतेश्वर बाहुबली रास रचना काल क्या है आपको ये बताना है। 1185 ईस्वी, 1184 ईस्वी, या 1188 ईस्वी, 1183 ईस्वी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? 1188 ईस्वी। ये हम लोग प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, भरतेश्वर बाहुबली रास में कितने छंद हैं आपको ये बताना है। तो 200 छंद हैं, 205 छंद हैं, 209 छंद हैं, या फिर 206 छंद हैं। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी, 205 छंद हैं। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 21 हम लोग देखते हैं, भरतेश्वर बाहुबली रास का संपादन किसने किया? ए मुनि जिन विजय, बी प्रबोध चंद्र बागची, सी हरप्रसाद शास्त्री, या फिर डी विनय तोष। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए मुनिजिन विजय। ठीक है ना। ये प्रश्न नंबर 22 हम लोग देखते हैं, देवसेन ने सन 1933 ईस्वी में श्रावकाचार्य की रचना की। इसमें कुल कितने दोहे हैं आपको ये बताना है। ठीक है ना। तो 350 दोहा है, या 250 दोहा है, या 200 दोहा है, या फिर 255। कुल कितने दोहे हैं आपको ये बताना है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी, 250 दोहे। नंबर 23, आशा की रचना चंदन बाला रास कुल कितने छंद हैं? में छूट गया है। चंदन बाला रास में कुल कितने छंद आपको ये बताना है। 45 छंद, 45 छंद, 35 छंद अथवा 35 छंद। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा डी 300, सॉरी डी 35 छंद। कितने छंद? 35 छंद हैं। ठीक है ना। नंबर 24 हम लोग देखते हैं, जिन धर्म सूर्य ने स्थूल भद्र रास की रचना की कब की है, इसका समय बताना है। 1209 ईस्वी, 1309 ईस्वी, या 1109 ईस्वी, या फिर 1009 ईस्वी। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, 1209 ईस्वी। नंबर 25, विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरिराज की रचना किसके आसपास किया था? मतलब समय आपको बताना है। 1230, 1335, 1231, या फिर 1232 ईस्वी। सही क्या है आपको ये बताना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1231 ईस्वी। दोस्तों 25 प्रश्न आप पढ़ चुके। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आज बहुत शानदार प्रश्नों का श्रृंखला आपको मिलेगा। ठीक है ना। आप विश्वास करिए, भरोसा करिए, और टोटल ये चैनल टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशल मैं बनाया हूं, और इस पर दूसरा कोई मिक्स कंटेंट नहीं पड़ेगा, केवल यही पड़ेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नंबर 26 हम लोग देखते हैं, स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या कहा है? क्या कहा है? अपभ्रंश भाषा कहा है, प्राकृत भाषा कहा है, देसी भाषा कहा है, या फिर मिश्रित भाषा कहा है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, देसी भाषा कहा है। अपनी भाषा को स्वयंभू ने देसी भाषा कहा है। प्रश्न नंबर 27 हम लोग देखते हैं, शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड कवि को किस शताब्दी का माना है? किस शताब्दी का माना है शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को? 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी अथवा फिर 10वीं शताब्दी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, 7वीं शताब्दी। नंबर 28 हम लोग देखते हैं, पुष्य दंत का समय कब माना जाता है? समय बताना है। पुष्य दंत का समय कब माना जाता है? 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी अथवा फिर 12वीं शताब्दी। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10वीं शताब्दी। आइए प्रश्न नंबर 29 हम लोग देखते हैं, 63 महापुरुष
गुणालंकार के रचनाकार कौन है? आपको ये बताना है। धनपाल, पुष्पदंत, नंदकवि या फिर शारंगधर। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, पुष्पदंत। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 30 हम लोग देखते हैं। पुष्यदंत ने अपने चरित काव्य में किस छंद का प्रयोग किया है? दोहा छंद का किया है, या सोरठा छंद का, या चौपाई छंद का, या फिर द्रव्य छंद का? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चौपाई छंद का प्रयोग किया है। नंबर 31 की तरफ हम बढ़ते हैं। अपभ्रंश और आहट में प्रयोग किया जाने वाला छंद चौपई कितनी मात्राओं का छंद था? आपको ये बताना है। 16 मात्रा, 24 मात्रा, 15 मात्रा या फिर 13 मात्रा? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, 15 मात्रा। प्रश्न नंबर 32। पुष्य कवि को भाखा की जड़ किसने कहा है? पुष्य कवि को भाखा की जड़ किसने कहा है? शिव सिंह सेंगर ने, मिश्र बंधु ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने अथवा रामचंद्र शुक्ल ने? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। ठीक है ना। नंबर 33 हम लोग देखते हैं। स्वयंभू ने पद्धरियां छंद का प्रवर्तक किस कवि को माना है? स्वयंभू ने पद्धरिया छंद का प्रवर्तक किस कवि को माना है? गोरखनाथ को माना है, सारंगधर को माना है, या क्रमफैज को माना है, या चतुर्मुख को माना है? सही उत्तर आपका हो जाएगा डी, चतुर्मुख को माना है। नंबर 34। पद्धरी छंद कितनी मात्राओं का छंद है? आपको ये बताना है। 16 मात्रा, 15 मात्रा, 17 मात्रा अथवा फिर 18 मात्रा? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, 16 मात्रा। प्रश्न नंबर 35। राजा मुंज ने सरस्वती की उपाधि किस कवि को दिया है? किसको दिया है? स्वयंभू को दिया है, धनपाल को दिया है, पुष्पदंत को दिया है, फिर सारंगधर को दिया है? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बी, धनपाल को दिया है। नंबर 36। धनपाल की रचना भविष्यत कहा समय क्या है? आपको ये बताना है। धनपाल की रचना भविष्यत कहा 9वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी या फिर 7वीं शताब्दी? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, 10वीं शताब्दी। नंबर 37। जिनदत्त सूर्य की रचना उपदेश रसायन रास का समय बताइए। आपको समय बताना है। 1116 ईस्वी, 1110 ईस्वी, या 1115 ईस्वी, या फिर 1114 ईस्वी? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, 1114 ईस्वी। आइए प्रश्न नंबर 38 हम लोग देखते हैं। उपदेश रसायन रास में कुल कितने पद हैं? आपको ये बताना। उपदेश रसायन रास में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 80 पद, 85 पद, 8 पद या फिर 89 पद? कुल कितने पद हैं आपको ये बताना है। तो आइए इसका सही उत्तर हम लोग देखते हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, 80 पद, है ना। ये प्रश्न नंबर 39 में देखते हैं। संदेश राशक में कहाँ की वियोगिनी के विरह की कथा का वर्णन है? आपको ये बताना है। विक्रमपुर की, नारायणपुर की, विक्रमजोत की या फिर जयपुर की? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, विक्रमपुर की। नंबर 40 हम लोग देखते हैं। जैन साहित्य का सर्वश्रेष्ठ हास्यवादी कवि कहे जाते हैं? कौन कहे जाते हैं? आपको ये बताना है। केदार कवि, भूपति, जगनिक या फिर मुनिराम सिंह? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा डी, मुनिराम सिंह। प्रश्न नंबर 41। जैन आचार्य मेरुतुंग ने पंद चिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना कब किया था? आपको ये बताना है। संबत 1361 या संबत 1365 या संबत 1368 या फिर संबत 1366? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये संबत 1361 ईस्वी, है ना। ये प्रश्न नंबर 42 हम लोग देखते हैं। लक्ष्मीधर ने किस शताब्दी में प्राकृत मंगलम नामक ग्रंथ का संग्रह किया है? 15वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी या फिर 17वीं शताब्दी? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, 14वीं शताब्दी। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। प्राकृत मंगलम में किन किन भाषा के छंदों का विवेचना किया गया है? ठीक है ना। ए प्राकृत और पाल, बी प्राकृत और अपभ्रंश, सी प्राकृत और अवहट्ट, डी प्राकृत और हिंदी? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, प्राकृत और अपभ्रंश, है ना। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। प्राकृत पेंगलम का टीका किस विद्वान ने लिखा है? आपको ये बताना। प्राकृत पेंगलम का टीका बंशीधर ने लिखा है, शारंगधर ने लिखा है, या हेमचंद ने लिखा है, या सिद्धचंद ने लिखा है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये बंशीधर ने लिखा है। नंबर 45। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कुंडलियां छंद का प्रथम प्रयोक्ता कौन है? ठीक है ना। आइए देखते हैं। शारंगधर हैं,
फिर बंशीधर हैं, फिर धनपाल हैं, या फिर मेरुदंड हैं? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए सारंगधर हैं। ठीक है ना। आइए हम लोग नंबर 42 देखते हैं। हेमचंद का जन्म कब हुआ था? आपको ये बताना है। 1188 ईस्वी में हुआ था, 1189 में, 1178 में, या फिर 1088 में, 1089 में, 1078 में, या फिर 1061 में, 81 में? कौन सही है आपको ये बताना है। सही उत्तर आपका हो जाएगा 1088 ईस्वी, है ना। सॉरी। नंबर 47। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद में आरंभिक काल में कुल कितने कवियों का स्थान दिया है? आपको ये बताना है। 17 कवि, 18 कवि, 19 कवि, फिर 21 कवि। ठीक है ना। आरंभिक काल की बात यहाँ बता रहा है। ठीक है ना। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, 19 कवियों को आरंभिक काल में स्थान दिया है मिस्र बंधुओं ने। नंबर 48। राहुल सांकृत्यायन ने प्राकृत पैंगलम रचना रचनाकार किसको माना है? किसको माना आपको ये बताना है। जज्जल, जल, हेमचंद, फिर धनपाल? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए जज्जल। नंबर 49। अपभ्रंश का व्यास किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है, धनपाल को कहा जाता है, पुष्पदंत को कहा जाता है, या फिर हेमचंद को कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का व्यास या फिर अपभ्रंश का वाल्मीकि, दोनों कहा जाता है। इसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है ना। आइए नंबर 50। स्वयंभू का समय माना जाता है, स्वयंभू का समय क्या माना जाता है? 763 ईस्वी, 783 ईस्वी, 723 ईस्वी, या फिर 773 ईस्वी? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी 783 ईस्वी माना जाता है। ठीक है ना। आप 50 प्रश्न पढ़े। 50 प्रश्न में आपके प्रश्नों का लेवल कैसा है आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। और निसंदेह आदिकाल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं या महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे उसमें आपको अपभ्रंश साहित्य, सिद्ध साहित्य, फिर उसके बाद से और भी जो साहित्य हैं उनसे संबंधित बहुत सारी चीज़ों को, तथ्यों को इसमें डालने का प्रयास किया गया है। और मुझे लग रहा है कि इसके बाहर कहीं कुछ जाने की संभावना नहीं है, और यहाँ से आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए आगे बने रहिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो अवश्य कर लीजिए, और लाइक और शेयर भी करते चलिए। चलिए प्रश्न नंबर 51 हम लोग देखते हैं। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रथम भाग का संपादक कौन थे? आपको ये बताना है। वासुदेव सिंह थे, परशुराम चतुर्वेदी थे, या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे, अथवा डॉक्टर राजबली पांडे थे? सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, डॉक्टर राजबली पांडे। आइए प्रश्न नंबर 52 हम लोग देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य किसकी रचना है? आधुनिक हिंदी साहित्य किसकी रचना है? नंद दुलारी वाजपेयी की है, या श्री नारायण चतुर्वेदी की है, श्याम सुंदर दास की है, अथवा उदय नारायण तिवारी की है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ए नंद दुलारे वाजपेयी का है ना। आइए हम लोग 53 देखते हैं। आधुनिक हिंदी का आदिकाल किसकी रचना है? आपको ये बताना है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, श्री नारायण चतुर्वेदी। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 54 देखते हैं। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के 16वें और अंतिम भाग का संपादक कौन था? आपको ये बताना है। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, कैलाश चंद्र भाटिया, या फिर लक्ष्मी नारायण सुधांशु, या फिर डॉक्टर निर्मला जैन? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 55 हम लोग देखते हैं। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसकी रचना है? सुमन राजे का है, नीरजा माधव का है, सूर्यकांत शास्त्री का है, फिर ब्रजरत्न दास का है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, सूर्यकांत शास्त्री का है। ठीक है ना। नंबर 56 हम लोग देखते हैं। इस विद्वान में आधुनिक काल को 1857 से अब तक माना जाता है। किस विद्वान में आधुनिक काल को, नहीं, किस विद्वान ने आधुनिक काल को 1857 से अब तक माना है? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या राहुल सांकृत्यायन? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। ठीक है ना। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 57। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का जन्म किसने दिया है? आपको ये बताना है। ए पद्म सिंह शर्मा, बी मिश्र बंधु, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर डी बालकृष्ण भट्ट? ठीक है ना।
सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी मिश्र बंधु। ये हम लोग 58 नंबर का प्रश्न देखते हैं। शारंगधर को ब्रज भाषा का प्रथम कवि कौन माना है? शिव सिंह सेंगर ने माना है, या मिश्र बंधु ने माना है, या रामचंद्र शुक्ल ने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी मिश्र बंधु ने माना है। आइए हम लोग 59 नंबर का प्रश्न देखते हैं। मिश्र बंधु ने किसको हिंदी का प्रथम कवि माना है? सरापा, या गोरखनाथ, या स्वयंभू, या फिर शालिभद्र सूरि? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी गोरखनाथ को माना है। प्रश्न नंबर 60, किस आलोचक को प्रथम मीमांसावादी आलोचक माना जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है, या राम कुमार वर्मा को माना जाता है, या रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है, या फिर नामवर सिंह को माना जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। आइए हम लोग 61 नंबर का प्रश्न देखते हैं। मिश्र बंधु विनोद को इस आलोचक ने साहित्य का पंचांग की संज्ञा दिया है? आपको ये बताना है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर नामवर सिंह, या कृष्णदेव उपाध्याय, या डॉक्टर नगेंद्र? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है। आइए हम लोग 62 नंबर का प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा और उसकी विकास का युग किसकी रचना है? कृष्ण शंकर शुक्ल का है, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है, या डॉक्टर नगेंद्र का है, या फिर लक्ष्मी सागर वार्षणेय का है? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। आइए हम लोग 63 नंबर का प्रश्न देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? तो आप लिखेंगे सही उत्तर क्या है? शंकर शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, जैनेन्द्र कुमार, अथवा नामवर सिंह? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये कृष्ण शंकर शुक्ल का है। आइए हम लोग 64 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? बिसलदेव रासो का है, या पृथ्वीराज रासो का है, या परमाल रासो का है, या फिर खुमान रासो का है? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी पृथ्वीराज रासो का है। आइए हम लोग 65 नंबर का प्रश्न देखते हैं। संदेश रास किस प्रकार का काव्य है? इस प्रकार का काव्य आपको ये बताना है। प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है, अथवा मुक्तक काव्य है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? खंड काव्य है। आइए हम लोग 66 नंबर का प्रश्न देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? आपको ये बताना है। रास से, रसायन से, रासक से, फिर रहस्य से? इन्होंने किससे माना है? रसायन से माना है। आइए हम लोग 67 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कड़मल्ल छंद के रचयिता कौन है? आपको ये बताना है। भट्टकेदार हैं, जो इंदु हैं, मधुकर कवि हैं, फिर श्रीधर हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा टी श्रीधर हैं, है ना। ये हम लोग 68 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन हैं? राजेश्वर हैं, नंगपाल हैं, समर सिंह हैं, फिर सोमेश्वर हैं? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी सोमेश्वर हैं। आइए हम लोग 69 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन हैं? हेमचंद हैं, सारंगधर हैं, सोम प्रभु सूरि हैं, फिर विद्याधर हैं? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा सी सोम प्रभु सूरि हैं। आइए 70 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है, कौन नहीं है? आपको ये बताना है। सरहपा, हेमचंद, सबरपा, अथवा स्वयंभू? सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी हेमचंद, ठीक है ना। आइए 71 नंबर के प्रश्न में देखते हैं। मित्रबंधु विनोद में कितने कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है? आपको ये बताना है। 4691, 4590, 4592, या फिर 4591? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी 4591। आइए 72 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से कब प्रकाशित हुआ था? आपको ये बताना है। तो सन 1939, सन 1929, या फिर सन 1927, या फिर सन 1923 ईस्वी? तो सही क्या है? आपको ये बताना है। आपका सही विकल्प हो जाएगा बी 1929 ईस्वी। आइए हम लोग 73 नंबर प्रश्न देखते हैं। शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को किसने कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा से अभिहित किया है? आपको ये बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, या रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी रामचंद्र शुक्ल। आइए 74 नंबर प्रश्न में देखते हैं। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका इतिहास ग्रंथ है? लिविन ग्रिव्स,
एफ के, ग्रियर्सन या गिलक्राइस्ट। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, एडविन ग्रेव्स। ये 75 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर का प्रकाशन वर्ष है 1911 या 1917, 1918 या फिर 1919, ठीक है ना? आइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, 1917 ईस्वी। आइए हम लोग 76 नंबर का प्रश्न देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी रचना है? एडविन ग्रिव्स की है, या फिर ईएफके की है, या ग्रियर्सन की है, या फिर गिलक्राइस्ट की है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बी, एफ ए। आइए हम लोग 77 नंबर प्रश्न देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर का प्रकाशन वर्ष है क्या है? आपको ये बताना है। सन 1929 ईस्वी, सन 1922 ईस्वी, सन 1920 ईस्वी, या फिर सन 1925 ईस्वी? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, सन 1920 ईस्वी, है ना? आइए हम लोग 78 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। तज़किरा ई शुअराई हिंदी के लेखक कौन है? कौन है आपको ये बताना है। मुल्ला बजही, या हुसैन अली, या गेसूदराज, या फिर मौलवी करीमुद्दीन? ठीक है, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मौलवी करीमुद्दीन। ये हम लोग 89 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तज़किरा ई शुअराई हिंदी का प्रकाशन वर्ष है क्या है? आपको ये बताना है। सन 1858, सन 1884, सन 1838, या फिर सन 1845? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, सन 1845 ईस्वी। आइए हम लोग 80 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तज़किरा ई शुअराई हिंदी में कुल कवियों की संख्या है। कुल कितने कवियों की संख्या आपको ये बताना है। 1004, 1008, 1009, फिर 1002? सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1004, है ना? दोस्तों आप 80 प्रश्न पढ़े, अभी 20 प्रश्न और पढ़ना है। बस आपको अभी ये हम जानना चाहते हैं कि एक बार कमेंट अवश्य करें कि प्रश्नों का लेवल कैसा है। अगर आपको और भी कठिन प्रश्नों का लेवल चाहिए तो उसके लिए मैं तैयार हूं, लेकिन ये पूरी आदिकाल को समेटने का प्रयास मैं किया हूं। 100 प्रश्न में लगभग पूरा आदिकाल समेटने का प्रयास किया हूं। हालांकि कहेंगे तो मैं कुछ और प्रश्न भी दे सकता हूं, लेकिन वो सब सामान्य से प्रश्न होंगे जिसका उत्तर आप जानते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न जो है बिल्कुल बहुत डीपली अध्ययन करके निकाला गया है, और आपको लग रहा होगा, ठीक है ना? आपको लग भी रहा होगा। तो चलिए हम लोग 81 नंबर का प्रश्न देखते हैं। बस आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि जो प्यार आप इस नए चैनल को, ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट को दे रहे हैं, इसके लिए मैं अभिभूत हूं, और मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। इस तरह से प्यार बनाए रहिए, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और उनसे भी कहिए कि ये चैनल बहुत शानदार है, और यहाँ से पढ़ो यार, बड़ी अच्छी चीजें मिल रही, बड़ा अच्छा कंटेंट मिल रहा है, ठीक है ना? बस यही हमारा आपसे निवेदन है, दूसरा कुछ नहीं। आइए चलिए प्रश्न नंबर 81 हम लोग देखते हैं। तज़किरा ईश्वराई हिंदी में हिंदी के कुल कितने कवि हैं? आपको ये बताना है। कुल कितने कवि हैं? 65, 62, 63, फिर 68? कुल कितने कवि हैं आपको ये बताना है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, 62 कवि हैं। आइए हम लोग 80 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन कब हुआ था? ये बताना आपको। सन 1937, या सन 1933, या सन 1935, या सन 1938? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, सन 1938 ईस्वी। ये हम लोग 83 नंबर का प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल का प्रकाशन क्या है? प्रकाशन वर्ष क्या है आपको ये बताना है। सन 1952 ईस्वी, या 1955 ईस्वी, या 1951 ईस्वी, या फिर 1950 ईस्वी? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सन 1952 ईस्वी। 84 नंबर का प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन वर्ष है। हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। 1945, सन 1948, या सन 1940, फिर सन 1942? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सन 1940, यानी कि विकल्प नंबर सी। आइए 85 नंबर प्रश्न में देखते हैं। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में है? आपको ये बताना है। 18 खंड में, 16 खंड में, या 15 खंड में, या फिर 19 खंड में? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, 16 खंड में। आइए हम लोग 86 नंबर का प्रश्न देखते हैं। रीति काल को कला काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, आचार्य ग्रियर्सन ने कहा है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, या फिर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है? सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा डी,
रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है, ठीक है ना। आइए हम लोग 87 नंबर का प्रश्न देखते हैं। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा का गौरव से कुछ भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? अब प्रश्न देखिए कितनी डीपली है। ये प्रकरण 1 में या प्रकरण 2 में या प्रकरण 3 में अथवा प्रकरण 4 में। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, प्रकरण 4 में है ये। आइए हम लोग 88 नंबर का प्रश्न देखते हैं। मिश्र बंधु विनोद ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। क्या समय सीमा निर्धारित की है आपको ये बताना है। संवत 1890 विक्रमी से 1924 विक्रमी, या संवत 1791 विक्रमी से संवत 1889 विक्रमी, या संवत 1890 ईस्वी से सन 1925 ईस्वी, या फिर संवत 1791 ईस्वी से सन 1889 ईस्वी। आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? लाही ए संवत 1890 विक्रमी से संवत 1924 विक्रमी। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 89, डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। आपको ये बताना है। सन 1991 ईस्वी, सन 1996 ईस्वी, या सन 1998 ईस्वी, या फिर सन 2002 ईस्वी। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, सन 1996 ईस्वी। ये 90 नंबर का प्रश्न हम देख लेते हैं। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति क्या है? आपको ये बताना है। विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, फिर समाजशास्त्री पद्धति। आपको ये बताना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा विधेयवादी पद्धति। ये सही है, सबसे विकसित पद्धति है। ये हम लोग 91 नंबर का प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? आपको ये बताना है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, या फिर डॉक्टर राम विलास शर्मा। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी, राम कुमार वर्मा, ठीक है ना। ये हम लोग 92 नंबर का प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? पाश्चात्य इतिहास को आधार बनाकर, या पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष का आधार बनाकर, या स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से, या किसी आदर्श का अनुसरण करके। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। ये हम लोग 93 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। इस्तवार दलाल लित्युत्तर इंदुई हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में कितने भाग में विभक्त हो गया? आपको ये बताना है, ठीक है ना। द्वितीय संस्करण में कितने भाग विभक्त हुआ था? 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग अथवा 2 भाग। का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 भाग में। यानी द्वितीय संस्करण जो 3 भाग में विभक्त हुआ था। आप ये बताएंगे कि द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना। द्वितीय संस्करण किस साल प्रकाशित हुआ था, आपको ये बताना है। आइए 94 नंबर प्रश्न में देख लेते हैं। इस्तवार दलाल लित्युत्तर इंदुई हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण का प्रकाशन हुआ था, कब हुआ था? आपको ये बताना है। सन 1848, सन 1871, सन 1835, या फिर सन 1839। तो देखिए प्रश्न आपके सामने आ ही गया। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सन 1871 ईस्वी, ठीक है। ये 95 नंबर प्रश्न में देख लेते हैं। गारसा दत्तास जी के ग्रंथ में कितने कवि हैं? आपको ये बताना है। 775, 773, 738, फिर 750। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी, 738 ईस्वी, है ना। आइए हम लोग 96 नंबर प्रश्न देखते हैं। इतवार दलाल लित्युत्तर हिंदुई हिंदुस्तानी में हिंदी के कुल कितने कवि हैं? अब आपको ये बताना है। कुल कितने कवियों को इन्होंने रखा है? 72, 75, 80 अथवा 85। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, 72 कवि को इन्होंने रखा है। आइए हम लोग 97 नंबर का प्रश्न देखते हैं। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 80 के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन कब करवाया? आपको ये बताना है। सन 1951 ईस्वी, सन 1955 ईस्वी, सन 1952 ईस्वी अथवा सन 1956 ईस्वी। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सन 1952
ईस्वी। आइए हम लोग 98 नंबर का प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है आपको ये बताना है। भाषा काव्य संग्रह, भाषा गद्य संग्रह या भाषा इतिहास संग्रह या प्रथम काव्य संग्रह। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ए भाषा काव्य संग्रह, ठीक है ना। आइए हम लोग 99 नंबर का प्रश्न देखते हैं। भाषा काव्य संग्रह किसकी रचना है। भाषा काव्य संग्रह किसकी रचना है। ए रमेश दत्त शुक्ल, बी महेश दत्त शुक्ल, सी कृष्ण बिहारी मिश्र या फिर डी परशुराम चतुर्वेदी। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बी महेश दत्त शुक्ल। और आपका 100 यानी 100वां नंबर का जो प्रश्न होगा, भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था। तो आपको बताना है सन 1889 ईस्वी या सन 1870 ईस्वी या सन 1875 ईस्वी, सन 1873 ईस्वी। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा डी सन 1873 ईस्वी। दोस्तों इस तरह से आप 100 प्रश्नों का संकलन, बहुत मैं फास्ट पढ़ने का कोशिश किया हूँ, आपका समय में बचाने का कोशिश किया हूँ। इसी तरह से शानदार शानदार प्रश्नों का कलेक्शन आपको मिलता रहेगा। मेरे इस चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों को शेयर करें, उन्हें भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि निस्संदेह आप सफल होंगे, आपके दोस्त सफल होंगे, यही हमारा प्रयास भी है। और हाँ, आप इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेकेंड चैनल का लिंक है, यानी कि आपके लिए सेकेंड है लेकिन वो मेरा प्रमुख चैनल है, ज्ञानकोश एजुकेशन। तो आप उसमें भी बहुत सारे वीडियोज हैं, लगभग 700 के आसपास वीडियो वहाँ हैं, जिसमें ज़्यादातर वीडियो टीजीटी पीजीटी का ही है, कुछ एकेडमिक भी है। तो आप उसको चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं और वहाँ से बड़ी अच्छी जानकारी और बड़ी अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है। कुछ वीडियो तो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी वायरल भी हुए हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप सफल हों, आपके दोस्त सफल हों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल पर। जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।